अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई नो आप लोगों ने बहुत वेट किया। तबीयत का आपको आइडिया थोड़ा सा हो गया होगा। तबीयत बच्चे ज़रा अपसेट थी जी। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम फाइन। ठीक है, तो आई एम सैयद बासित रज़ा और हम इंशाल्लाह ताला अब से अपने मामला शुरू करेंगे फिज़िक्स के हवाले से। ठीक है, तो वेलकम। और आप लोगों ने बहुत वेट किया। आई नो काफ़ी सारे आपके लेक्चर्स मिस हो गए। एंड राइट नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, कितने हैं? ओके ओके, हर एक को अच्छा आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? मुझे एक ओके का मैसेज कीजिएगा कि आवाज़ आपको क्लियर आ रही है मेरी। हाँ कर दें, यस यस, ओके ओके, चलें, वेल डन, ठीक हो गया। अच्छा जनाब, हम कहानी शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर की, जो कि है क्या है, जो कि आप तस्वीर से पहचानिए क्या है। ठीक है ना, ऑब्वियसली यू नो चैप्टर 15 है और ग्रेविटेशन है। और ये भाई साहब की इस हरकत से शुरू हुआ और इससे जो कहानी मंसूब है ना, सर पे गिरी थी। सर पे एप्पल उनके नहीं गिरा था, सर पे एप्पल मेरे गिरा था। कैसे गिरा था भी आपको जरा वो दिखाते हैं। ठीक है, सो इट इज आवर ग्रेविटेशन लेक्चर नंबर 1 और वी आर स्टार्टिंग द लेक्चर एंड दिस इज योर एसएलओ मेरा बेटा। देखिए अगेन आपको पता है कि हम एसएलओ बेस्ड स्टडी कर रहे हैं। एसएलओ बेस्ड जो क्वेश्चंस करेंगे, एसएलओ को थोड़ा सा समझेंगे, जानेंगे। क्या है? अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, एफ इज इक्वल टू जी एम। अच्छा भाई, ये आपका मेन स्टार समझ लें कि इक्वेशन है। इस इक्वेशन की डेरिवेशन हम पढ़ेंगे, फिर इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे और एप्लीकेशन के साथ साथ हम ये देखेंगे कि इसी इक्वेशन को आप किन वेरिएशंस में यूज करते हुए डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग, तो अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक दिस फॉर द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट्स masses टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ओके, अब देखिएगा, दिस इज योर एसएलओ स्टेटमेंट। ठीक, आई होप कि ये चीज आपके क्लियर है। अब अगर ये चीज क्लियर है तो हम जरा देखते हैं। ये सर बासित हैं, सर बासित भी बैठे हुए थे। ठीक है, बीमारी की हालत में कुछ ना कुछ सोच ही रहा था कि बच्चों के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं सिमिलर लग रहा हूँ ना? हाँ, तो न्यूटन के बजाय बेटा मेरे पे सेब गिरा। याद रखिएगा, न्यूटन वॉज ऑब्जर्विंग द एप्पल। ठीक है, वो ऑब्जर्व कर रहा था। असल में भाईजान सोच रहे थे कायनात के बारे में, प्लैनेट्स कैसे काम कर रहे हैं, प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं, स्टार्स कैसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, वो एक बड़ी डीप थॉट जो है ना, डीप थॉट में मसरूफ थे। उस डीप थॉट में उन्हें आइडिया आया और उन्हें सेब गिरते देखा, लाइक इन द फर्स्ट डायग्राम। वो जो उनके सर पे गिरने वाली कहानी है, वो जरा हमने थोड़ा सा तड़का वड़का डाल के जरा हमने एडअप की है। ओके, तो हमने जो शुरू करना है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से शुरू करेंगे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, किधर किधर इंप्लीमेंट होती है और उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, हम उन्हें कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे। बच्चों, स्टार्ट में एक बात मैं आपको कह रहा हूँ, वैसे आप लोग आदी हो गए हो इस चीज़ के और मुझे बड़ा यकीन है इस बात पे कि आप इसके आदी हो गए हैं। और वो आदी ये है कि असाइनमेंट लाजिम करनी है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं, जो आपके क्वेश्चंस होंगे एड्रेस किए जाएंगे, नहीं होते नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन आपने इस लेक्चर को रोक के अच्छे तरीके से करना है, तैयार। और एक बात और देखिए, रिकॉर्डिंग है, ऑब्वियसली आप तक रिकॉर्डिंग भी पहुंचती है। जो बात ना समझ में आए वहां रोक के, समझ के, ठहर के आपने अच्छे तरीके से एनालाइज करना है, उसे दोबारा देखेंगे और दोबारा देखने के बाद आई होप कि जो चीज आपको तंग कर रही है जहनी तौर पे, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। ठीक, वरना मैं तो हूं, आप मेरे से तो पूछ ही सकते हो। दूसरी बात बच्चे ये है कि इस टाइम चाहे मेरी 2 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हम कभी कभी ये समझते हैं कि हमारे 2 स्टूडेंट 200 पे भारी होते हैं, क्योंकि वो नीयत से पढ़ने बैठे हैं। याद रखिए कि इट्स अ डिफिकल्ट टास्क बेटा। इतनी डिस्ट्रैक्शन, इतनी डिस्ट्रैक्टिंग दौर में आप लोग स्क्रीन के सामने पढ़ने के लिए बैठे हो, तो हैट्स ऑफ टू यू, मतलब सल्यूट टू यू, आप जबरदस्त काम कर रहे हैं। एक दो काम आपने जेहन में रखने एंड ऑफ द लेक्चर में। ठीक है, एक तो आपको असाइनमेंट एंड पे दी जाएगी, लाजिम बेटा, जरूर हर एक बच्चे ने। ओके, प्लीज इस चीज को आप लोग मेक श्योर कीजिएगा, असाइनमेंट करके फौरी। और बड़ी इजी से असाइनमेंट्स हुआ करेंगी, हम इजी से आहिस्ता आहिस्ता शुरू करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस होती चली जाए। दूसरी बात, क्लास नोट्स आप लोगों ने बनाने हैं, इसे आप लेक्चर बाइट कह लें। ठीक है ना, ये लेक्चर बाइट का ही हम नाम यूज कर लेते हैं। ठीक, या हम ये कह सकते हैं कि जो है चंक ऑफ द लेक्चर। ठीक, जिसमें आप क्या करेंगे, मेरे बनाई गई यानी कि मेरे जो आपको पढ़ाया गया मामला है
उसके आपने नोट्स बनाने, हैंडमेड नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना लें, मेन पॉइंटर्स नोट कर लें, मेन नोट्स बना लें। उन्हें आपने क्या करना है कि जो हमारी फेसबुक कम्युनिटी है उसमें आपने पोस्ट करना है। मैं वो देखता रहूँगा, मैं देखूंगा कि आप लोग साथ साथ मेरे शामिल हो या नहीं हो। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के लिए कि हम ज़रा आपस में एक लिंक्ड वे में आगे चलें। जब तक लिंक्ड वे में आगे चलेंगे तो चीज़ें हमारे लिए इजी गुजरेंगी। ठीक है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक, आवर चैप्टर विद दिस टॉपिक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को देखिएगा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली क्या बता रहा है? इट इज फंडामेंटल फोर्स बिटवीन मैसेस। चार कायनात की फंडामेंटल फोर्सेस हैं, उनमें से एक आपकी फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है ना, ओके। तो चार फोर्सेस जिन्होंने कायनात को संभाला हुआ है, उनमें से एक फोर्स को आज हम समझने जा रहे हैं, फंडामेंटल फोर्स है। ताल्लुक इसका सिर्फ है मैसेस के साथ। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैस जितना मर्जी टाइनी क्यों ना हो, जितना मर्जी ह्यूज क्यों ना हो आपकी नजर में, मैस मैस है। हर मैस की अपनी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि वो दूसरे मैस पे लगा रहा है। गॉट इट? वो ज्यादा है, कम है, किस वजह से ज्यादा होती है, किस वजह से कम होती है, कौन से फैक्टर्स उसे अफेक्ट करते हैं, वो अभी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो दो चीजें हैं जो कि मैसेज एक तो से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दूसरा डिस्टेंस। ये दो बहुत अहम फैक्टर्स हैं। जो इन दो फैक्टर्स को मास्टर कर गया उसके लिए बाकी सारे मामला आसान होते चले जाएंगे। ठीक है, फिर कॉर्नरस्टोन ऑफ फिजिक्स है एंड प्रोफाउंड जो है ना इम्प्लीकेशंस फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कायनात को समझने के लिए ये आप समझ लें कि इसकी ढेर सारी हमने इधर एप्लीकेशंस पढ़नी है। हम कंसीडर करेंगे कि कहाँ कहाँ आप इसे अप्लाई कर सकते हो। मैंने कहा जिधर मैस है उधर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, उधर हम इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए इसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक जी बेटा, फेसबुक कम्युनिटी का लिंक भी मैं सेंड करवा दूंगा बाद में आप लोगों को। मैं टीम को अगर कोई देख रही है तो प्लीज सेंड कर दें, नहीं तो वो हो जाएगा। अच्छा, ये इट्स जस्ट लाइक जैसे आप देखो नहीं, अब टीचर के पास जाते हैं, आप अपनी असाइनमेंट दिखाएं, सो सर दिस इज माय असाइनमेंट, ये हम लेक्चर नोट कर रहे होते हैं, और लेक्चर नोट करके ये जो हैंडमेड आपके अपने बनाए हुए नोट्स होंगे ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, दूसरी बात, मैं आपको समझाते समझाते जो हमने बुक आपके लिए डिजाइन की है उससे रिलेटेड भी एक आध क्वेश्चन एंड पे, वो आखिरी क्वेश्चन होगा जो वहां से पुट करूंगा, और उसी से रिलेटेड आपको पता चलेगा भी क्या क्या वेरिएशंस आ सकती हैं, इससे किस किस तरह से वो क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आपने जरा मद्देनजर रखना है। ओके ओके, इतनी बात समझ में आ गई है? यस यस, गिव मी यस। ओके, समझ में आ गई है तो हम आगे चलें। ठीक है, ओके, नाउ विल स्टार्ट द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अगर हम बात करेंगे अपनी स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद इट्स स्टेटमेंट। के स्टेट क्या कह रही है? स्टेटमेंट देखें बेटा, किसी भी चीज के लिए बहुत अहम होती है और वर्ड टू वर्ड होती है। रिमेंबर, स्टेटमेंट आपने वर्ड टू वर्ड लिखनी होती है। इंप्लीमेंटेशन में, एप्लीकेशन में आप अपनी मर्जी यूज कर सकते हो, अपने अल्फाज यूज कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन टोटली आपके होते हैं कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, वर्ड मेकिंग, सेंटेंस मेकिंग आना चाहिए तो आप कर सकते हो। ठीक है, बट स्टेटमेंट आपकी ठीक होनी चाहिए। स्टेटमेंट हम पूरी नहीं लिख रहे, जो मेन बात है आप ये यहां से ही आइडिया लगा रहे होगे यहां से कि स्टेटमेंट क्या होगी। ठीक, तो स्टेटमेंट का ताल्लुक है ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। हम देखते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये डिपेंड कर रही है दो चीजों पर, यानी कि एक बॉडी एक्शन और रिएक्शन है। एक चीज का ख्याल रखिएगा स्टेटमेंट के साथ, वैसे मैं साइड पे मैं कर देता हूं, ये जो हम बात करने जा रहे हैं ये न्यूटन के अपने ही एक लॉ को वैलिडेट कर रहा है और उसी की ही एप्लीकेशन है। समझ लें कि इनकंसिस्टेंट, तो ये जो आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इट इज इनकंसिस्टेंट, इट इज इनकंसिस्टेंट। किसके इनकंसिस्टेंट है? विद थर्ड लॉ, जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है। ठीक है ना, क्या है न्यूटन का थर्ड लॉ? है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन है। फोर्सेस अकेली नहीं होती, फोर्सेस पेयर्स की सूरत में मौजूद होती हैं। जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाएगी, दूसरी बॉडी पर एक पहली बॉडी पे सेम फोर्स लगाती है। तो स्टेटमेंट में हम ये कह रहे हैं जो फोर्स लग रही है इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान जनाब ये जो दो फोर्सेस लग रही हैं, मैं कहता हूं दिस फोर्स इज F12। अच्छा, ये हमारी अपनी मर्जी है, मैं इसे F21 कहूं या इसे F12 कहूं। दिस इज F21। अगर इसे मैं समझूं कि दिस इज एक्शन
ओके, सो दिस फोर्स इज रिएक्शन। टेक्निकली ये ज़हन में रखिएगा बात प्लीज। ओके, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज वो पूछ सकता है, इससे रिलेटेड इंप्लीमेंटेशन में आपको क्वेश्चन जो है ना हेल्प आउट करता है। और एक्शन और रिएक्शन ये क्या होते हैं, वैल्यू में सेम होते हैं, डायरेक्शन में ऑपोजिट होते हैं। मतलब मेरे पास एक मार्कर है, ये मैं मार्कर को छोड़ूंगा, कहां गया, मार्कर गया नीचे, ठीक है। अब ये जो मार्कर नीचे जा रहा है, मैं आपसे पूछूं कि मार्कर को जमीन खींच रही है कि जमीन को मार्कर खींच रही है, तो याद रखना दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं आपसे पूछूं कि अर्थ मार्कर पे ज्यादा फोर्स लगा रही है कि मार्कर अर्थ पे ज्यादा फोर्स लगा रहा है, अगेन दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं, अर्थ मार्कर पे ज्यादा फोर्स नहीं लगा रही, सेम फोर्स है, मार्कर का मैस कम है, इसलिए मार्कर मूव कर रहा है अर्थ की तरफ। ओके, सही, चलो जबरदस्त, इतनी बात आपको समझ में आ गई। सो स्टेटमेंट आपकी ये स्टेट कर रही है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी को हम जरा देखेंगे, दिस इज आवर फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके ओके ओके, सही। इसका ताल्लुक ये है, इसका ताल्लुक ये है जनाब कि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैसेज के। और याद रखिएगा सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ मैसेज नहीं, अलग-अलग मैसेज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बुक में m1 m2 लिखा होता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि आप इसे यूं भी याद रखिएगा, fg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1, fg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m2। तो इसका मतलब है अकेला m1 और m2 भी अगर ज्यादा कम हो जाएगा तो फोर्स को इफेक्ट करेगा। दूसरी बात हम ये कहते हैं दैट सेम fg इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, दरमियान में जितना डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां इनवर्स स्क्वायर लॉ लगेगा, याद रखिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओनली डी नहीं है, डी का स्क्वायर है, दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ, और ये यूनिवर्स में कई जगहों पे एप्लीकेबल है, ठीक है। और ये लॉ है कि जिसे आप, कोई आपसे पूछ ले कि इनवर्स क्यों, बेटा डी की पावर स्क्वायर ही क्यों है, 3 क्यों नहीं है, 4 क्यों नहीं है। तो एक दफा एक स्टूपिड सा आंसर आया था कि भाई यहां से यहां तक का फासला 1d और यहां से यहां तक का फासला दूसरा डी, तो डी 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 स्क्वायर हो गया। नो 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 बेटा, इस चीज को आप जस्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हो, और इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ का एक छोटा सा मैं आपको आइडिया देता हूं तेजी से, ताकि हम आगे बात करें, ठीक है। अब ये क्या होता है कि भाई एक बॉडी है, अगर आपके पास टॉर्च है, टॉर्च, ठीक है, टॉर्च से आपने एक दीवार की तरफ जाना है, दीवार पे आपने टॉर्च को रोशन करना है। जैसे ही आप टॉर्च ऑन करोगे दीवार पे आपको एक सर्कल नजर आएगा, आपने डिस्टेंस नोट कर लेना, आप दीवार से कितना दूर हो, आपने डबल डिस्टेंस पे आ जाना है, डबल डिस्टेंस पे आके सेम टॉर्च ऑन करोगे, देखो इसकी इंटेंसिटी कम हुई होगी लेकिन साइज काफी ज्यादा उस सर्कल का बड़ा हुआ होगा। अगर आप किसी बंदे को कौन उस साइज को मेजर करो और पहले वाले सर्कल को मेजर करो, तो पहले जैसे 4 सर्कल उसके अंदर आ जाएं, आप डिस्टेंस ट्रिपल करोगे अगर, तो पहले जैसे 9 सर्कल्स आ जाएं। देखो डबल करने पे 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, ट्रिपल करने पे 9, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। मैसेज से जो है, मैसेज कायनात की हर बॉडी, हर मैस दूसरे मैस पे एक फोर्स लगा रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी ओरिजिन, इस पे बहुत बहस है कि ये कहां से ओरिजिनेट हो रही है, लेकिन एक लेटेस्ट थ्योरी ये भी है कि आपके पार्टिकल फिजिक्स में हो जाती है बात कि आपके जो स्मॉल एक टाइनीएस्ट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं ग्रेविटॉन्स, वो ग्रेविटॉन्स ये इस फोर्स के जिम्मेदार होते हैं। हम इस टाइम फोर्स ऑफ ग्रेविटी का न्यूटन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसी फोर्स ऑफ ग्रेविटी को, इसी ग्रेविटी को टेक्निकली आइंस्टाइन ने अपने हवाले से जो डिस्कस किया उसे भी हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना। उनका और उनके मुताबिक ये फोर्स नहीं है, न्यूटन साहब के मुताबिक ये फोर्स है, ठीक है ना। एप्लीकेशन में दोनों बराबर होते हैं, लेटेस्ट थ्योरी आइंस्टाइन की है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में, एप्लीकेशन में ये लॉ बहुत जगहों पे आपकी कायनात में हेल्पफुल हो रहा है, ठीक है। तो मैसेज के साथ डायरेक्ट रिलेशन का ताल्लुक और डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन का जो है ना आपका ताल्लुक है। इन दोनों को जब आप मिलाते हो तो आपके पास क्या बन जाता है, एफ जी इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर डी स्क्वायर, ठीक है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अगर हम हटा दें तो इक्वल आ जाता है, इक्वल के साथ आता है कांस्टेंट, ये नई बात नहीं है, दिस इज g, इधर जो कांस्टेंट आएगा, दिस कांस्टेंट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, ओके। और इसकी वैल्यू क्या है, दिस इज इट्स वैल्यू 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अच्छा इधर आप याद रखें न्यूटन मीटर स्क्वायर है,
इधर ये जो हमारा चमक दमक वाला ये जो फॉर्मूला है, इधर स्क्वायर मिसिंग है, तो स्क्वायर को मैंने ऐड कर दिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, सो अब यही वो फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले की इंटरप्रिटेशंस हमने जरा जाननी है। हमने देखना है कि किस किस तरीके से इस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे, और उनमें से एक जो यूज है, हाँ, आइंस्टाइन की ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ब्रॉड भी है बेटा और लेटेस्ट भी है ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन ये काफी हद तक एक दूसरे के लिंक्ड भी हैं। ओके, से एज अ फोर्स भी देखिए, कई चीजें हैं साइंस में जो बहस के तौर पर चलती जरूर है, और हम उन्हें एंड पे तब पहुंच जाते हैं कि जब हम ये देखते हैं कि भाई एक लेटेस्ट थ्योरी आ गई, वो पिछले लॉ को इनवैलिडेट कर सकता है। अच्छा, अब याद रखना, ये जो जी है ना, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी है, इसका यूनिट याद रखना बहुत जरूरी है। एमसीक्यूज के हवाले से इसकी वैल्यू यूनिट दोनों अहम हैं, एक बात। दूसरी बात, ये जो फोर्सेस लग रही हैं ये इंडिपेंडेंट हैं, किसके इंडिपेंडेंट हैं? मीडियम के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। पानी में हो दो ऑब्जेक्ट्स, सेम फोर्स लगेगी, स्पेस में हो, हवा में हो, सेम। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को मीडियम इफेक्ट नहीं कर रहा, पहली बात। दूसरी बात, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ओके, अट्रैक्टिव फोर्स है और ये जो है इफेक्ट नहीं कर रहा। इसके बाद हम इसकी इंप्लीमेंटेशन पे आते हैं। इंप्लीमेंटेशन में, एप्लीकेशन में इस लॉ को हम कैसे यूज कर रहे हैं? वी आर ऑल्सो यूजिंग दिस लॉ टू फाइंड mass of earth, not only earth, we can find the mass of any planet with it। ठीक है, अब mass of earth या mass of any planet, how can we find the mass of earth or any planet with it? इसे जरा हम देखेंगे, कैसे देखेंगे? इसे जरा हम ऐसे देखेंगे कि मैं कंसीडर करता हूं कि दिस इज आवर अर्थ, ओके, और ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इसके ऊपर। ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इसका मैस है MO, जो अर्थ है उसका मैस है कैपिटल M। दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ। ये जनाब ये हमारी ये स्माइलिंग सी अर्थ है, ठीक है ना, बेचारी पता नहीं उदास है कि स्माइल कर रही है, कुछ पता नहीं है। और ये दोनों सेंटर्स, ये अर्थ और ऑब्जेक्ट के मैस के सेंटर के दरमियान में जनाबे वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। कैपिटल R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है ना। व्हाट इज R? इधर m नॉट क्या है? m नॉट मैस ऑफ ऑब्जेक्ट है, मैस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। m क्या है? खाली m e लिख लूं उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं छोटा सा e लिख सकता हूं, खाली m लिख सकता हूं। दिस इज योर मैस ऑफ जनाबे वाला जमीन, अर्थ या प्लैनेट, याद रखिएगा। एंड व्हाट इज R? कैपिटल R क्या है? इधर यह है कि रेडियस ऑफ प्लैनेट, और हमारे केस में फिलहाल रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, अब रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पहले ही हमें पता है 6.4 10 की पावर 6 मीटर्स। ओके, ये याद रखिएगा। इस वैल्यू को अब हमने देखें, अब आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आप क्या कर रहे हो? मैं सपोज करता हूं कि इस ऑब्जेक्ट को ये जमीन किस फोर्स से नीचे खींच रही है। अच्छा, आप पे लगने वाला, मैं आपसे पूछूं, चलो उसे छोड़ें। I want to ask a question, please give me an answer। आप पे कितनी फोर्स लग रही है इस टाइम, फोर्स ऑफ ग्रेविटी? इस टाइम बैठे बैठे बताओ, इस टाइम बैठे बैठे मैं आपसे ये पूछूं कि आप पर कितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, कोई बता सकता है जी? एनीवन? कोई 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 एक सिंगल सेंटेंस में आंसर, यस नो, या कितनी लग रही है, कैसे बता सकते हो? आपका जितना वेट है, वो आप पे लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मैं कहता हूं इस मैस का जो वेट है, नीचे जो वेट एक्ट कर रहा है इस मैस पर, इस पे जो वेट लग रहा है, इसका जो डाउनवर्ड वेट है, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट। हाँ, ठीक है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक हमारे पास फॉर्मूला इसके लिए क्या बन जाएगा? आई थिंक ये लाइट हो गया, इसे जरा छोड़ते हैं हम, ठीक है। ओहो, अगली स्लाइड्स देखा कितनी तेजी से आती हैं। इसे छोड़िए, हम ना साथ लाइट साइक यूज कर लेते हैं। हमें पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी का भी फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? F इज इक्वल टू जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। M1 M2, M1 की जगह क्या आएगा? मैस ऑफ ऑब्जेक्ट। M2 की जगह क्या आ जाएगा? मैस ऑफ अर्थ, डिवाइडेड बाय इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो क्या है? वो अर्थ के रेडियस के बराबर है। रेडियस के ऊपर 50 न्यूटन, ये 50 न्यूटन किस पे फोर्स लग रही है? ना बच्चे, खुदा का वास्ता है, क्या मतलब 50 न्यूटन उस पर लग रही होगी कि जो बच्ची 5 किलो की है। 5 किलो नहीं,
या बच्चा कोई 5 किलो का होगा? बेटा क्या हो गया, 5 kg। याद रखना, अपने मास को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा रूल है। किससे पूछा भाई तुम पे कितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, वो परेशान हो जाए। अपने वजन को, मास को, आप जितने केजी के हो, मतलब अगर आप 50 केजी के हो ना, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 500 न्यूटन, नॉट 50, सेव भी नहीं होता इतना, ठीक है। तो F इज इक्वल टू जी एम नॉट एम ओवर आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, एंड राइट नाउ इट इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, जो मास है वो, और दूसरा ऑब्जेक्ट है आपकी अर्थ, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। सेकेंडली हमें पता है कि जो फोर्स है, ये जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू वेट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इसके बराबर होता है mg के, ठीक है। W का फॉर्मूला mg, सही, ओके। यस, वी आर हैविंग कंबाइंड फोर्स विद अर्थ 500 न्यूटन। हम अर्थ को 5 से, हम नहीं मतलब जिसका 50 kg मास है, ओके। तो ये आपके पास जनाब इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को जनाब करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो कंपेयर करने पे आपके पास आ जाता है mg इज इक्वल टू कैपिटल G m नॉट कैपिटल M ओवर आर स्क्वायर। अच्छा, इधर m नॉट क्या था, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं यहां भी m नॉट से ही रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसका मतलब है इधर भी m नॉट लग जाएगा, ठीक है। और ये दो m नॉट बेचारे मजलूम से m नॉट आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। जब ये कैंसिल आउट करते हैं तो कैंसिल आउट करने के बाद आपके पास g का फॉर्मूला क्या आता है, यू गेट द फॉर्मूला ऑफ जी m ओवर आर स्क्वायर। दिस इज इटसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ वाले टॉपिक पे जब हम जाएंगे तो इस फॉर्मूले को ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके ओके ओके। तो फॉर मास ऑफ अर्थ, इस फॉर्मूले को हम रीअरेंज करेंगे। याद रखना बेटा, रीअरेंज करना ये आधी फिजिक्स आ जाती है उस बच्चे को जो फॉर्मूला को रीअरेंज करना सीख जाता है। जिस आपने फॉर्मूला को रीअरेंज करना होता है, आप उस ऑब्जेक्ट यानी कि उस वाली वैल्यू के अलावा हर वैल्यू को उठा के इक्वल के जनाब इज्जत से दूसरी तरफ ले आते हो। m फाइंड करना है, इसका मतलब है g और r स्क्वायर इक्वल के इधर आ जाएंगे। g और r स्क्वायर जब इधर जाएंगे तो स्मॉल g से r स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा और कैपिटल G उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। अब जब डिवाइड हो गया तो राइट साइड में अकेले कौन से भाई साहब रह गए, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ प्लैनेट, ओके। बस उसे राइट पे नहीं लिखना, लिखते उसे लेफ्ट में है, लेकिन जो मूवमेंट और अरेंजमेंट और सब कुछ ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल को उधर जाके डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा उधर जाके प्लस हो रहा है, माइनस हो जाएगा, माइनस हो रहा है प्लस हो जाएगा। ये सब कुछ हमने अदर देन दैट टर्म, अदर देन दैट वैल्यू, उस वैल्यू के अलावा बाकी चीजों को उठा के उधर लेके जाना है, गॉट इट। तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा m। अब यहां अगर मैं वैल्यूज पुट करूं, देखिए बेटा r की वैल्यू क्या है, 6.4 10 की पावर 6। आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम और तेजी से इस चीज को लेकर आते हैं। स्मॉल g की वैल्यू क्या है, अप्रोक्सीमेटली 10, अदरवाइज 9.8। कैपिटल G की वैल्यू क्या है, अभी हम पीछे भी बार बार पढ़ के हैं, 6.67 10 की पावर -11, ठीक है ना, याद रखना है इस चीज को, गॉट इट। व्हेन यू पुट द वैल्यूज तो आपके पास मास ऑफ अर्थ की वैल्यू तकरीबन आ जाती है 6.0 10 की पावर 24 किलोग्राम। तो ये आपका मास ऑफ अर्थ कैसे निकालना है, ये इसके लिए इसकी डेरिवेशन हमारे सामने आ गई, और उसके लिए मेन फॉर्मूला है ये दिस वन। Now what is small g, capital R and G? कैपिटल G तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो दो चीजें हमें चाहिए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ प्लैनेट, अगर हमें किसी भी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पता है, दूसरी बात उसके रेडियस का पता है, तो हम किसी भी प्लैनेट के मास को निकाल सकते हैं। तो ये एक इंप्लीमेंटेशन और एक एप्लीकेशन थी आपकी इस लॉ की, ठीक है। यहां तक आपको ओके हो गया। देखो हम एप्लीकेशंस पे आ रहे हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं, हाउ टू फाइंड मास ऑफ अर्थ, डिटरमिन द स्टेप्स टू फाइंड मास ऑफ अर्थ, हाउ वुड यू कैलकुलेट मास ऑफ अर्थ। तो अल्फाज जो कुछ मर्जी हो, आपने जज्बात पे फोकस रखना है, ठीक है। अल्फाज बदल सकते हैं, हार्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं बदलता कभी भी, मेन टॉपिक हार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे फोकस रखना है, ठीक है। तो बाकी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। आई होप ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम आते हैं एक और एग्जांपल की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगेन देखो हम क्वेश्चन, अगेन व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, हम एक चीज को समझ के हम
मुख्तलिफ मुख्तलिफ पहलुओं में उसी एक फॉर्मूले को, इधर भी आपने देखा ना कि इधर भी हमने क्या किया था, हम इसी फॉर्मूले को डिराइव करते हुए अपने फाइनल स्टेप पे गए थे, इधर भी हम इसी फॉर्मूले को दोबारा यूज करने जा रहे हैं। कैसे? सपोज देयर इज अ क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स के बड़े इजीली आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। कोई रैंडम ऑब्जेक्ट कह दे बेटा, वो कहे कि 2 एप्पल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालो, बेटा वो कहे एक ऑरेंज है एक वाटरमेलन है उसके दरमियान में फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालो, वो कहे मून और अर्थ के दरमियान में निकालो, वो आपको कहे कि सन और अर्थ के दरमियान में निकालो। आपने अल्फाज से परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ 2 चीजें देखो, 3 चीजें आपने देखनी है, 2 ऑब्जेक्ट्स के मास, एक डिस्टेंस, बात खत्म। कैपिटल जी की वैल्यू तो हमेशा आपने खुद याद रखनी है 6.67 10 की पावर -11, ठीक है। और किस तरीके से आप करोगे, नाउ लिसन एंड अंडरस्टैंड, एंड आई होप कि आप इस चीज को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कीजिएगा। 2 बॉडीज सी एंड डी, 2 बॉडीज हैं, एक बॉडी है सी और एक है बॉडी आपके पास डी, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम ईच अदर, 2 मीटर की दूरियों पे दोनों ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये आपके पास 2 बॉडीज हैं, ठीक है, दीज आर 2 बॉडीज, एक है m1 इसका नाम है C और एक है m2 इसका नाम है D, ओके। दे आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, इनके सेंटर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है जनाब, वो कितना डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज 2 मीटर, ओके। उसने कहा कि व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इफ द masses आर 90 एंड 50 kg। देखिए जनाब m1 कितना है, m1 है आपका 90 kg का, ठीक है, m2 आपका कितना है 50 kg का, यानी कि 2 ये पर्सन हो सकते हैं। अच्छा यहां से एक मजे की एक बात, भाई हमें अगर आसपास हर ऑब्जेक्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा रही है, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या लगा रही है, मैं अगर मतलब मौजूद हूं, मेरे सामने दीवार है, दीवार मेरे पे लगा रही है, ये पेन है, पेन मुझे खींच रहा है, मैं इस पेन को खींच रहा हूँ, ये जमीन है, मैं जमीन को खींच रहा हूँ, जमीन मुझे खींच रही है, छत है, छत मुझे खींच रही है, मैं छत को खींच रहा हूँ। 2 दोस्त बैठे हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा रहे हैं, बट वी कैन नॉट फील इट। क्यों हम ये फील नहीं कर पाते? जी की बहुत ही मुन्निया सी जो वैल्यू है उसकी वजह से, दैट इज 6.67 10 पावर -11। देखो 10 -1 का मतलब होता है 1/10, 10 -2 का क्या मतलब होता है 1/100, 10 की पावर -3 का मतलब होता है 1/1000, चलते चलते 1/10 की पावर -11, माय गॉड, ठीक है ना। तो बिलियंस में जाके आपकी वैल्यू आती है, ओके। तो इस वैल्यू को ओवरकम करने के लिए मैसेज का बहुत ह्यूज होना बहुत जरूरी है, जैसे प्लैनेट्स हो गए, इसीलिए उसमें सिग्निफिकेंट अट्रैक्शन नजर आती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी मौजूद है, आप फील नहीं कर पाते। दुनिया में बहुत सारी चीजें मौजूद होती हैं, आप नहीं देख पाते, दुनिया में बहुत सारी आवाजें हैं आसपास मौजूद हैं, आप नहीं सुन पाते। उसी तरीके से फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो आप आसपास की चीजों से फील नहीं कर पाते हो, ओके। अब हम इसे फॉर्मूला में पुट करेंगे, फॉर्मूला में पुट करने के लिए m1 m2 की वैल्यू आ गई आपके पास, और r की, r या d किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो डिस्टेंस को, ओके। अब ये आपके पास लॉ है, m1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू और r की वैल्यू तीनों गिवन है, ठीक है। जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो g की वैल्यू आपके पास, fg की आपके पास क्या आ गई, g की है 6.67 10 की पावर -11, m1 आपके पास कितना है 90, m2 आपके पास कितना है 50 डिवाइड बाय r का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक। हम जब प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं 90 इंटू 50, मैंने जब कैलकुलेट किया हुआ है, आपने क्या करना है कि जो प्रोडक्ट है वो कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कीजिएगा, जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 को मैं एज इट इज रहने देता हूँ, 90 और 50 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा 4500, 2 का स्क्वायर होता है 4। एक क्वेश्चन आया है कि भाई ये न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी कैसे निकली, बेटा ये बहुत ह्यूज एक अलग टॉपिक है कि जितने भी ये जो यूनिवर्सल कांस्टेंट्स हैं इनकी वैल्यू कैसे निकली। ये भाई न्यूटन के जाने के, पता है आपको, वो उसने लॉ दे दिया, उसने कहा कोई कांस्टेंट है जो अफेक्ट कर रहा है, वैल्यू नहीं बता पाया था। 100 साल के बाद एक बैलेंस है कैवेंडिश का टॉर्शन बैलेंस, वहां से इनकी वैल्यूज कैलकुलेट की गई थी एक्सपेरिमेंटली, ओके। तो तकरीबन 100 साल का ये राउंड अबाउट फासला है न्यूटन साहब के जाने के बाद, इस लॉ के बाद के जब ये जी की वैल्यू निकाली गई, एंड इट इज यूनिवर्सल वैल्यू, हर जगह सेम रहती है। कैलकुलेट आप कीजिएगा, 4 डिवाइड बाय 4500 आया, 1125 6.67 10 की पावर -11 को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आपके पास क्या आता है, जो आपके सामने है, दैट इज 7.5 10 की पावर -8 न्यूटन,
ओके, तो ये आपको मैंने एक वेरिएशन बताई है कि जिस एक वेरिएशन में हम ये जान रहे हैं एक इस एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अब टू बॉडीज मैंने आपको बताया कि फ्लक्चुएशन कुछ भी हो सकती है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे ना यहां ही डिस्कस करना चाहता हूं, और वो डिस्कस ये करना चाहता हूं, देखो बेटा तीन चीजों का इफेक्ट है, M1 M2 R, M1 M2 R। M को डबल कर दूं, फोर्स क्या होगी? डबल। ठीक है, M2 को डबल कर दूं, फोर्स क्या हो जाएगी? डबल। R जो डिस्टेंस है उसे डबल कर दूं, फोर्स क्या हो जाएगी? 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स कम हो जाएगी, हाफ नहीं होगी, 4 टाइम्स कम हो जाएगी। ये अलग अलग असर था। देखो जब आप M1 को कहते हो डबल कर रहे हो तो आप कंसीडर करते हो M2 भी सेम है, R भी सेम है। ठीक है, अगर सिर्फ M2 को कंसीडर कर रहे हो तो आप कहते हो M1 भी सेम रहा, R या D जो फासला था वो भी सेम रहा। लेकिन अगर तीनों इकट्ठे अफेक्ट करें तो क्या होगा? मैं कहूं M2 को मैंने डबल कर दिया तो क्या हो गया? डिस्टेंस डबल, यानी कि फोर्स डबल हो गई। M2 को भी डबल कर दिया, देखो दो दो डबल, तो एक 2m का एक 2m2 का 2 and 2 क्या हो गया? 4। ठीक, डिस्टेंस को भी मैं डबल कर दिया तो डिस्टेंस डबल होने पे क्या हो गया? 16। ठीक है, तो 4/16 को आप जरा कैलकुलेट करोगे और एंड पे देखोगे कि फाइनल फोर्स पे जो सॉरी अगर डिस्टेंस को डबल कर देंगे वो भी हो जाएगी 4। डिस्टेंस को अगर आपने डबल कर दिया तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, 4 4 से कैंसिल, मामला बैलेंस। ठीक है, तो इस तरीके से देखें विदाउट कैलकुलेशन। ओके, देखें कैलकुलेटर के बगैर बिल्कुल हम आपको बताएंगे, इजी वेज भी बताएंगे। 9 5s are 45 और 2 zeros are 4500 हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 है। ओके, तो जब आपने कैलकुलेटर लेस आपने कैलकुलेशंस करनी होती है ना, एक बात ध्यान में रखना, एक टिप है हमेशा ध्यान में रखिएगा, आप अपने फॉर्मूले को पहले रीअरेंज अच्छे तरीके से कर लेते हो बिफोर पुटिंग द वैल्यूज। रीअरेंज करने के बाद स्टेप नंबर 2 ये है कि जहां जहां भी 10 की पावर्स इस्तेमाल हो रही है ना, उन 10 की पावर्स को आपने हमेशा कंबाइन कर लेना। रूल पता है ना, बेस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं। जब सारी 10 की पावर्स एक जगह पे हो जाएंगी, नंबर्स एक जगह पे, तो आपको मिनिमम यूज ऑफ कैलकुलेटर की तरफ आना पड़ेगा और आपका चुटकियों में आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये दो टिप्स आपके काम आएंगी, जो आप बातें कह रहे हो उसका मैं आंसर दे रहा हूं साथ साथ। अच्छा बेटा, आज के वाले से एक लास्ट क्वेश्चन, और ये फ्रॉम द बुक, दिस क्वेश्चन इज राइट फ्रॉम द बुक दैट आई एम डिजाइनिंग फॉर यू। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको और भी, ताकि आप समझो कि बेटा एक टॉपिक किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। पूछा है कि 2 पॉइंट मैसेज एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच अदर। हम देख रहे हैं कि दोनों दो मैसेज हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। डायग्राम देकर देखो, ये आपका अब जो एसएलओ सिस्टम है, इट माइट बी पॉसिबल को डायग्राम्स को आपको मतलब आपने कोशिश करना है टॉपिक को भी समझना है और टॉपिक रिलेटेड जो डायग्राम्स है उन्हें भी ग्रास्प करने की कोशिश करनी है बड़े भरपूर तरीके से। दो मैसेज हैं M1 M2, डिस्टेंस है उनके दरमियान में R, फोर्स लग रही है Fg। तो क्वेश्चन इज 2 पॉइंट मैसेज एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स F ऑन ईच अदर एट अ डिस्टेंस R। दो पॉइंट मैसेज हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं वो F फोर्स लगा रहे हैं, R डिस्टेंस है। इफ द डिस्टेंस इज डबल, व्हाट इज द न्यू फोर्स? तो अभी तो आपको मैंने बताया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में जो आपने सॉल्यूशन लिखना है बेटा वो बड़ा अहम है। तो सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करेंगे तो स्टेप्स बहुत ज़्यादा अहम हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। स्टेप्स आर वेरी वेरी अहम, सही ओके, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं स्टेप्स मेरे बच्चे। तो उसमें आपके नंबर्स हैं, फिर मतलब आपका पता है कि फॉर्मूला लिखने का नंबर है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने का नंबर है, फॉर्मूलाज को इंटरप्रेट करने का नंबर है, फाइनल रिजल्ट लिखने का नंबर है। ये जो आपके टोटल नंबर्स आपको मिलते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर आपको ये क्वेश्चन 3 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ भी जाए, ठीक है, तो जो स्टेप्स बता रहा हूँ स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। अब हम डायग्राम को स्टडी करते हैं। देखो नथिंग इज न्यू, कोई ऐसी चीज है सिर्फ डायग्राम देखना वो आपको बस थोड़ा सा वो डगमगा देता है और आपको कंफ्यूज कर देता है, बट यू आर नॉट मेंट टू बी कंफ्यूज। सो सोल्यूशन इसका क्या होगा मेरे बेटा? देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है Fg इज इक्वल टू G M1 M2 ओवर R का स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ उसने क्या कहा है, उसने कहा कि अगर आप डिस्टेंस को डबल कर दो, ये कंडीशन लगाई है। कंडीशन जब ये लगाई है तो मैं कहता हूं कि पुट डिस्टेंस डबल होने पे क्या हो गया, मैं कहता हूं पुट R इज इक्वल टू 2R। R की जगह डिस्टेंस डबल हो गया, 2R हो गया। जब 2R हो गया
तो एफ जी जो आपकी ओल्ड फोर्स है, इट वुड बिकम योर न्यू फोर्स एफ जी डैश इज योर न्यू फोर्स। ओके, तो आपके पास आ गया जी m1 m2 ओवर आर की बजाय आप लिख दोगे 2r। असल में आर का स्क्वायर का मतलब जो नीचे फैक्टर आ रहा है ना उस पे स्क्वायर लगना है। अब आर की जगह अगर 2r आ रहा है तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब 2r का स्क्वायर हो गया तो आपके पास क्या आ गया, जी m1 m2 स्क्वायर लगाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, r स्क्वायर 4r स्क्वायर। अब नंबर को आप सेपरेट कर लोगे, नंबर को जब आप सेपरेट कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा, नीचे 4 है ना तो ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, 1/4 अलहदा हो गया। ठीक है, बाकी जी m1 m2 और r स्क्वायर दोबारा आप दोबारा लिख लोगे ऐसे लाइक दिस, जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर। अब आप बेटा जी गौर से देखो, ये वाली जो फोर्स है, ये वाली जो फोर्स है, ये आपकी ओल्ड फोर्स नहीं बन गई, दिस इज योर ओल्ड फोर्स, है ना। यहां से हम देख रहे थे दिस इज योर ओल्ड फोर्स, ठीक। एफ जी डैश इज योर न्यू फोर्स। तो इसका मतलब है कि फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या आएगा कि एफ जी डैश इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स द एफ जी। तो न्यू फोर्स इज 1/4 टाइम्स द ओल्ड फोर्स। इसे आप क्या करेंगे, इस छोटी सी बात को आपने कंक्लूजन के तौर पर लाजिम लिखना है। ओके, तो अब जाते वक्त एक और बात, हमारा क्लास का टाइम खत्म हो गया, असाइनमेंट लाजिम करनी है। लेक्चर समझ में आई होप आपको आया होगा। तो लेक्चर रिलेटेड आपने हैंडमेड नोट्स बनाकर फेसबुक ग्रुप पे आपने कम्युनिटी में लाजिम जो है शेयर करने हैं। मैं देखूंगा, लिंक नहीं है तो आप टीम को कहिए, मैं भी कहूंगा कि वो आपको लिंक दोबारा से प्रोवाइड कर दें। ओके, थैंक यू सो मच बेटा। तो अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर नाउ। ठीक है ना, बाय बाय, कल बात करेंगे।